Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we have completed 4 short stories, and in this lecture I will teach you the fifth one, and the short story is The Voice from the Wall, and this short story is written by Amy Tan. So students, let's start with the writer's biography. Amy Tan. Students, Amy Tan's full name is Amy Ruth Tan, and she is a Chinese American writer. Her parents migrated from China to USA, and she was born in 1952 in Oakland, California. एंड स्टूडेंट्स जो एमी टेन है, इनके फादर माइग्रेट कर गए थे चाइना से यूएसए इन ऑर्डर टू एस्केप द केओस ऑफ सिविल वॉर, चाइनीज़ सिविल वॉर। एमी टेन की राइटिंग्स में, इनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ में हमें जो कैरेक्टर्स नज़र आते हैं वो चाइनीज़ बैकग्राउंड रखते हैं। एमी टेन फोकस्ड हर राइटिंग्स ऑन चाइनीज़ अमेरिकन वीमेन। वो 15 ईयर्स की थी जब उसके फादर और ब्रदर की डेथ हो गई। हर फादर एंड ब्रदर डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर, और वो अपने मदर के साथ स्विट्ज़रलैंड जो है वो शिफ्ट हो गई थी। इसी दौरान उसे अपनी माँ की फ़र्स्ट मैरिज के बारे में पता चला, जो कि एक एब्यूसिव चाइनीज़ मैन के साथ हुई थी, ठीक है। और उसे अपनी 3 डॉटर्स का अपनी माँ की 3 डॉटर्स के बारे में भी पता चला, जिन्हें वो शंघाई में छोड़ आई थी। और यही इसकी फैमिली हिस्ट्री थी जो उसके फर्स्ट नावल की इंस्पिरेशन बनी। वो नावल था जॉय लक क्लब, जो 1989 में लिखा गया, और ये जो शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसी नावल का एक पार्ट है। बाकी इसकी राइटिंग्स में जो फेमस इसके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें हैं द किचन गॉड्स वाइफ, द 100 सीक्रेट सेंसेस, द बोन सेटर्स डॉटर, सेविंग फिश फ्रॉम ड्राउनिंग एंड वैली ऑफ अमेजमेंट। तो ये सारे के सारे इसके नॉवेल्स जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलर नॉवेल्स रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द बैकग्राउंड ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी को हम लोग इसकी समरी को डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड को जान लें, ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स, दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ पार्ट ऑफ द नॉवल जॉय लक क्लब। जॉय लक क्लब नावल का ये पार्ट है, एंड दिस नावल हैज़ 16 स्टोरीज़ इन टोटल। ये नावल जो है ना वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और हर सेक्शन में 4 स्टोरीज़ हैं। इट मीन्स के इसमें टोटल 16 स्टोरीज़ हैं, और ये जो स्टोरी है इट इज़ वन ऑफ देम। और इन तमाम स्टोरीज़ में चाइनीज़ मदर्स और इनकी डॉटर्स, अमेरिकन बोर्न डॉटर्स के दरमियान कम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाया गया है। इस नावल में जो है वो एक चाइनीज़ यंग वुमेन है जिसका नाम सुयोन है, और वो अमेरिका आ जाती है चाइना को छोड़कर, चाइना से माइग्रेट करके। ये किस वक्त की बात है? जब चाइना को जापान इन्वेड करता है। ये असल में एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये नावल रियल हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस करता है। जब सेकेंड सीनो जापानीज़ वॉर 1937 में हुई थी, तो ये 1937 से 1945 तक लड़ी गई थी। तकरीबन 8 साल ये जंग जारी रही थी, और इस 8 साल जंग में जापान ने बहुत अग्रेसिवली चाइना को अटैक किया था। बहुत से लोग मारे गए थे और बहुत से माइग्रेट कर गए थे। असल में जापान ने क्यों इसको इन्वेड किया था चाइना को? ये अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, और जापान ने इस इन्वेजन में चाइना के बहुत से मेजर सिटीज़ को कैप्चर भी कर लिया था। फिर ये 1941 में साथ ही ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, ठीक है। और जापान जो है वो अमेरिका और अमेरिका के दूसरे अलाइड कंट्रीज़ जो थे उनके साथ, उनके अगेंस्ट जो है वो लड़ा, ठीक है। और 1945 में जापान ने इन अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया, ये हार गया, ठीक है। ये उस वक्त की बात है जब जापान पर जो है वो, जब अमेरिका ने जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब से अटैक किया था, ठीक है। और इसी सरेंडर एग्रीमेंट के तहत फिर चाइना ने 1946 में अपनी सीज्ड लैंड भी वापस हासिल कर ली थी। तो बात हो रही थी स्टूडेंट्स सेकंड सीनो जापानीज़ वॉर की। ये 1937 से 1945 तक लड़ी गई थी, और इस 60 साल जंग में जापान ने
जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर सिटीज़ को चाइना के कैप्चर कर लिया था और इसमें बहुत ज़्यादा किलिंग हुई थी और लोग माइग्रेट भी कर गए थे और जो लोग माइग्रेट यूएस से कर गए थे उन्हीं एशियन अमेरिकन फैमिलीज़ के बारे में ये नावल है। इस नावल में इन चाइनीज़ इमिग्रेंट्स और उनके अमेरिकन बॉर्न चिल्ड्रन के दरमियान जनरेशनल टेंशन को एक्सपोज किया गया है। ठीक है, और ये जो स्टोरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी नावल का हिस्सा है। ये स्टोरी जो है द वॉइस फ्रॉम द वॉल हिस्सा है जॉय लक क्लब का। ठीक है, तो अब इससे पहले कि हम लोग स्टोरी को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके मेजर थीम्स का भी बता दूं ताकि आप जब स्टोरी को सुनेंगे तो ये जो है वो इन थीम्स के थ्रू आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले आपको इसमें नज़र आएगा मदर डॉटर रिलेशनशिप complex. We see complex relationship between mother and daughter, and the reason is cultural and generational conflicts. क्योंकि जो मदर्स हैं वो चाइनीज़ बैकग्राउंड से हैं और जो डॉटर्स हैं वो अमेरिकन बॉर्न हैं, तो इनके बीच में कल्चरल और जनरेशनल कन्फ्लिक्ट हमें नज़र आएगा। और इसके अलावा हमें इमिग्रेशन, लैंग्वेज एंड मिस ट्रांसलेशन का थीम भी नज़र आएगा। थ्रू आउट द स्टोरी हम लैंग्वेज बैरियर्स देखते हैं। इमिग्रेंट मदर्स मुकम्मल तौर पर अपनी थॉट्स जो हैं वो कन्वे नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो इनर कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती हैं। और इसके अलावा हम सेक्रीफाइस देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे मदर्स ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इनके फ्यूचर के लिए अपने लैंग्वेज, कल्चर वगैरह सबको सेक्रीफाइस किया। और स्टूडेंट्स, इसमें आप जो है वो सिंबल्स जो देखेंगे इस शॉर्ट स्टोरी में, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल जो यूज़ हुआ है ना वो घोस्ट का सिंबल यूज़ हुआ है। अब ये घोस्ट जो है वो असल में फिज़िकली डाइड लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये असल में रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को हु कैन नॉट स्पीक फ्रीली। ठीक है, जो आज़ादी से अपने जो है वो लैंग्वेज तो वो जानते नहीं वहाँ की अच्छे से, तो वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर सकते, जो इस वहम में सोशली कट ऑफ हो जाते हैं कि वो अपनी थॉट्स मुकम्मल तौर पर कन्वे नहीं कर सकते और कोई इन्हें नहीं समझ सकता। तो ये जो घोस्ट का सिंबल है ये इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को। लीना सेंट क्लेयर जो है वो, लीना जो है ये बायरेशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि इसका बाप जो है क्लिफर्ड जो है वो अमेरिकन है, जबकि इसकी माँ यिंग यिंग जो है वो चाइनीज़ है। ठीक है, और ये जो है ये एक इन दोनों के बीच में इंटरप्रेटर का काम भी करती है। ठीक है, और जो है ये स्टोरी की नरेटर भी है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं क्लिफर्ड है। क्लिफर्ड जो है वो लीना का फादर है और यिंग यिंग का हस्बैंड है। ठीक है, और जो ये यिंग यिंग से चाइना में मिलता है और वहाँ पे ये उसको लाइक करता है और इसकी उससे शादी कर लेता है। ये यिंग यिंग से सेंट क्लेयर है, ये जो है वो लीना की मदर है और काफ़ी सुपरस्टिशियस किस्म की औरत है। और ये कि इसके साथ चाइना में काफ़ी मिसहैप हुआ था। शी वॉज़ एक्सप्लॉयटेड बाय मैन और काफ़ी ज़्यादा इसकी बुरी कंडीशन थी। तो जो क्लिफर्ड है वो इससे मिलता है, तो फिर वो इससे शादी का डिसाइड करता है और ये उससे शादी करके जो है अमेरिका आ जाती है। ठीक है, और जब ये इसको अमेरिका लेके आता है तो यहाँ पे आकर ये इसका नेम भी चेंज करवा देता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी 2 साल जो है वो लेस करवा देता है डॉक्यूमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी की समरी को डिस्कस करते हैं। लीना बायरेशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसका बाप क्लिफर्ड अमेरिकन है, जबकि इसकी माँ यिंग यिंग जो है वो चाइनीज़ है। उसके पेरेंट्स एक दूसरे से उस वक्त मिलते हैं जब क्लिफर्ड चाइना में काम करता था, और जब वो अमेरिका आए तो उसके बाप ने यिंग यिंग का नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा दी। यिंग यिंग का नाम उसने बेटी सेंट क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो और डेट ऑफ बर्थ जो है ना उसकी 2 years लेस देन द ओरिजिनल करवा दी। ठीक है, और लीना को अच्छी तरह से पता था कि डिफरेंट बैकग्राउंड होने की वजह से
स्टिल उसके पेरेंट्स जो है ना वो एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्या था इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था, जिस उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि लीना के बाप ने चाइनीज़ सीखने और बोलने से इनकार कर दिया था, और जो यिंग यिंग थी वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। इस वजह से इनके दरमियान हमेशा हमेशा जो है वो कम्युनिकेशन गैप रहा। और यिंग यिंग जो है वो बहुत सुपरस्टिशियस किस्म की औरत थी। लीना को हमेशा स्ट्रेंजर्स से मुहतात रहने का कहती थी, क्योंकि उसकी वजह ये भी थी कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो था वो बहुत बुरा रहा था चाइना में, जिसकी वजह से वो मर्दों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती थी, और वो अपनी बेटी को मुहतात रहने का कहती थी कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ ज़्यादा फ्रैंक ना हो और उनसे अवॉइड करें। ठीक है, इवन वो उसका जहन पे इतना असर था कि वो बहुत ही हार्मलेस चीज़ से भी खौफज़दा रहती थी। और लीना जो है वो अक्सर मामलात में दोनों के लिए इंटरप्रेटर का काम करती होती थी, ट्रांसलेटर का काम करती थी। इसी लैंग्वेज बैरियर की वजह से यिंग यिंग का हस्बैंड जो है ना वो यिंग यिंग के लिए सोसाइटी में उसके बिहाफ पर भी बोलता था। यानी कि यिंग यिंग कभी भी लोगों को या किसी को भी अपना ठीक से पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं कर पाती थी। जैसे जैसे लीना बड़ी होती गई उसने अपनी माँ को एक घोस्ट में चेंज होते देखा। ठीक है, वो क्या कि पहले तो वो थोड़ा बोलती थी, फिर उसके बाद वो गेस्चर्स में बातें करने लगी, इशारों से, और आखिरकार बिल्कुल ही खामोश हो गई। ऐसा लगता था कि जब उसने देखा कि कोई उसकी परवाह नहीं करता कि वो क्या सोचती है, तो उसने खुद को अपने ही अंदर महदूद कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, क्लिफर्ड जो है उसका बाप जो है उसको प्रमोशन मिलती है, और इस प्रमोशन के मिलने पर वो एक बड़ी जगह शिफ्ट हो जाते हैं अपना अपार्टमेंट छोड़ के। वो सैन फ्रांसिस्को के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ के सारे सराउंडिंग में ज़्यादातर यूरोपियन किराएदार रहते हैं। यिंग यिंग चाइनीज़ लैंग्वेज में कहती है कि ये नया अपार्टमेंट जो है ना ये बहुत से बैड ओमेंस से भरा हुआ है। वो समझती है कि ये अच्छा नहीं है, इसमें जो है वो बुरे शगुन हैं इसमें भरे हुए। मगर क्लिफर्ड जो होता है वो चाइनीज़ ठीक से समझ नहीं पाता, और लीना भी इस बात को इग्नोर कर देती है। ठीक है, उसकी बात को कोई भी, यिंग यिंग की बात को कोई भी नहीं समझता, जबकि वो ये बार बार कहती है कि ये जो अपार्टमेंट ठीक नहीं है, ये बैड ओमेन से भरा हुआ है। तो एक दिन क्या होता है, रात के वक्त लीना अपनी नेबर टेरेसा सॉर्सी, जो कि उसकी ही एज की है, उसे अपनी माँ से काफ़ी वायलेंटली बहस करते सुनती है। लीना को लगता है कि शायद टेरेसा को रोज़ रात को मारा जाता है, मगर उसे कभी भी उसकी बॉडी पर वायलेंस का मार्क नज़र नहीं आता। यानी कि जब वो उसे मिलती है तो उसे कभी भी उसको देख के फील नहीं होता कि उसको टॉर्चर किया गया है। ठीक है, तो प्रमोशन के बाद जब ये नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्लिफर्ड लीना को बताता है कि वो एक और बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लिफर्ड बहुत खुश होता है नए बेबी के आने की ख़बर से, जबकि यिंग यिंग जो है वो डिप्रेस्ड है। उसका कहना है कि इस अपार्टमेंट के बैड ओमेंस की वजह से इसके बेबी पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि क्लिफर्ड जज्बाती तौर पर अपनी वाइफ से कितने फासले पर है। वो खुश है लेकिन वो अपनी बीवी के डिप्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और ये किस वजह से है? ये सिर्फ कल्चरल जो है वो इनकग्रिटी की वजह से है। जो उनके बीच में कल्चरल बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, इसकी वजह से ये सारा कुछ है। अब क्या होता है कि यिंग यिंग की जो प्रेडिक्शन है ठीक साबित होती है, और जब वो उसकी डिलीवरी होती है और बच्चा पैदा होता है तो वो उस बच्चे का ब्रेन का कुछ पार्ट मिसिंग होता है। बेबी बर्थ के बाद यिंग यिंग बहुत हिस्टेरिकल हो जाती है, और वो चाइनीज़ ज़ुबान में लीना के सामने कन्फेस करती है कि बेबी की डेथ उसके माजी के गलत फ़ैसलों की वजह से हुई है। वो चीख चीख के इस चीज़ को बताती है, बहुत फ्लुएंटली चाइनीज़ बोलते हुए। तो क्लिफर्ड जो है वो इतनी फ्लुएंट चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं समझ सकता, और वो लीना से ट्रांसलेट करने को कहता है। तो लीना क्या करती है कि लीना जो है वो अपने बाप की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देना चाहती। वो नहीं चाहती कि वो ये जो कुछ कह रही है वो यिंग यिंग वो एज़ इट इज़ उसको बता दे। तो वो गलत एक्सप्लेन करती है कि यिंग यिंग एक और बच्चा चाहती है। तो इससे क्या होता है कि उसके बाप को नहीं पता चल सकता कि इसकी बीवी कितना डिप्रेस है।
ठीक है। ये भी लैंग्वेज कम्युनिकेशन गैप की वजह से, लैंग्वेज बैरियर की वजह से होता है। तो लीना उसको गलत ट्रांसलेट करके देती है, तो वो केयर ही नहीं करता इस चीज़ की। इस वजह से वो अपनी बीवी की डिप्रेशन की, उसके परेशानी का जो है वो उसको समझ ही नहीं आती कि ये परेशान है, ठीक है। तो यिंग यिंग जब बच्चे के बगैर हॉस्पिटल से घर आती है तो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रहती, उसकी स्पिरिट वो रहती ही नहीं है, ठीक है। वो किसी भूत की तरह घर में ऐसे घूमती रहती है, अपनी सोशल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। क्लिफर्ड और लीना परेशान होते हैं, मगर लीना खुद को जो है ना वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसकी ज़िंदगी एटलीस्ट टेरेसा से बेहतर है, ठीक है। कि जहाँ पे हर वक्त जो अपनी उसकी माँ उसके साथ झगड़ा करती है और ये सारा कुछ, उससे बेहतर है। एक दिन क्या होता है कि एक दिन टेरेसा अपनी माँ से छुपने के लिए लीना के घर आती है, ठीक है। और जब वो वापस जाती है अपने घर, तो लीना समझती है कि अब तो बहुत ज़्यादा फाइट होगी। लेकिन जब वो देखती है उन माँ बेटी को, तो वो हैरान हो जाती है कि उनकी तो रिकॉन्सिलिएशन हो गई। वो तो हंस रही हैं, एक दूसरे को गले लगा रही हैं और माफ़ी मांग रही हैं एक दूसरे से। तो फिर उसे पता चलता है कि एटलीस्ट उसकी माँ और टेरेसा और उसकी माँ सेम लैंग्वेज होने की वजह से सेम ज़ुबान में एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं, एक दूसरे से बात करने के लायक हैं, उनकी रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है। तो लीना को यहाँ पे एहसास होता है कि हेल्दी रिलेशन के लिए कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी होता है। एक दूसरे को समझने के लिए कम्युनिकेशन होना और जो कल्चरल बैकग्राउंड एक होना, ये सब कुछ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी शॉर्ट स्टोरी, और डेफिनेटली थीम्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी इस शॉर्ट स्टोरी की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हम लोग नेक्स्ट डे इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लें, और फिर हम लोग इसको क्लास में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके जहन में और कोई थीम्स या सिंबल्स आएंगी इसके टेक्स्ट को पढ़ के, तो फिर हम उसको भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।